अंतरिक्ष का ये फैलाव, हमारी सौर मंडल की हदें, ये चीजें हमेशा से मतलब कितना कौतूहल जगाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हमारा ये जो सौर मंडल है इसकी बाहरी दीवारें कैसी होंगी, ये हमें बाहर के ब्रह्मांड से कैसे अलग करती हैं। और ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं है, मतलब वैज्ञानिक तौर पर भी इन सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही। और यहीं पर नासा का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन आता है, IMAP। हाँ, IMAP। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास नासा की जो घोषणाएं हैं और इससे जुड़े कुछ शुरुआती लेख, उनसे मिली जानकारी है। और ये जानकारी इशारा कर रही है कि सौर मंडल के जो बाहरी किनारे हैं उनकी खोज में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो चलिए फिर इस जानकारी के आधार पर देखते हैं कि ये मिशन क्या है और क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। तो स्रोत बताते हैं कि मिशन का नाम है IMAP, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, और इसे चला रहा है नासा। हाँ, नासा। और मुख्य लक्ष्य बताया गया है सौर मंडल के दूरस्थ क्षेत्रों की खोज। सुनने में ये सीधा लगता है पर है नहीं शायद। हाँ, ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे का विज्ञान और जो तकनीक है वो काफी जटिल है। नासा का तो खैर अंतरिक्ष खोज में एक लंबा कामयाब इतिहास रहा ही है। सही कहा। और ये IMAP मिशन की घोषणा ये भी दिखाती है कि नासा सिर्फ ग्रहों या चांदों में ही नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल का जो पूरा सिस्टम है ना, हाँ, उसकी बनावट और बाहरी ब्रह्मांड के साथ उसका क्या रिश्ता है, उसको समझने में भी बहुत गहरी दिलचस्पी ले रहा है। तो IMAP उसी कहानी का अगला पन्ना है, कह सकते हैं। बिल्कुल। ये किसी एक ग्रह या पिंड पर फोकस नहीं कर रहा, ये उस विशाल अदृश्य ढांचे को समझने की कोशिश है जो पूरे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, हेलियोस्फीयर। हाँ। तो जब स्रोत कहते हैं सौर मंडल के दूरस्थ क्षेत्र, तो क्या वो इसी हेलियोस्फीयर और उसकी सीमाओं की बात कर रहे हैं? ये दूरस्थ क्षेत्र आखिर है क्या? हाँ, ज्यादातर वैज्ञानिक इसे इसी नजरिए से देखते हैं। दूरस्थ क्षेत्र का मतलब सिर्फ फासला नहीं है, ये असल में सौर मंडल का वो किनारा है जहां सूरज का असर, मतलब जो सौर हवा है, वो कमजोर पड़ने लगती है और उसका सामना होता है अंतरतारकीय माध्यम से, यानी तारों के बीच जो गैस और धूल है उससे। अच्छा। तो ये पूरा इलाका, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं, ये एक बहुत बड़े बुलबुले जैसा है जो सूरज की सौर हवा से ही बनता है। ओह, तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच हुआ जो हमें बाहरी खतरनाक किरणों वगैरह से बचाता है। बिल्कुल सही। ये कवच हमें जो हाई एनर्जी वाले कण होते हैं ना, कॉस्मिक किरणें, उनसे काफी हद तक बचाता है। लेकिन बात यह है कि ये कवच कोई स्थिर चीज नहीं है, ये बदलता रहता है। और इसकी जो बाहरी परतें हैं, जैसे हेलियोशीत, जहां सौर हवा धीमी और गर्म हो जाती है, हेलियोशीत। हाँ, और हेलियोपॉज, जहां सौर हवा का दबाव बाहर के दबाव के बराबर हो जाता है, ये सब बहुत जटिल हैं और गतिशील भी। तो जो वोयेजर 1 और 2 यान दरअसल उन्होंने भी तो इन सीमाओं को पार किया था। हाँ, किया था। और जब उन्होंने पार किया तो कुछ ऐसी चीजें देखी जिनकी उम्मीद नहीं थी, जिससे पता चला कि हम इन इलाकों के बारे में कितना कम जानते हैं असल में। अच्छा, पर वोयेजर का डेटा तो बस 2 खास जगहों से था ना? क्या IMAP हमें एक ज्यादा, मतलब पूरी तस्वीर देगा? बिल्कुल, यही IMAP का एक मुख्य उद्देश्य है। वोयेजर ने हमें पहली बार इन सीमाओं के पार झांकने का मौका जरूर दिया, लेकिन वो जानकारी, जैसा आपने कहा, सुई की नोक बराबर थी। हाँ। IMAP का लक्ष्य है पूरी हेलियोस्फीयर सीमा का एक तरह से वैश्विक नक्शा बनाना, ये समझना कि ये बुलबुला दिखता कैसा है, ये काम कैसे करता है और ये बाहर के अंतरतारकीय माध्यम से कैसे इंटरैक्ट करता है। तो ये 2 पॉइंट से तो मुमकिन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक समर्पित मैपिंग मिशन की जरूरत थी, जो IMAP है। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि स्रोत इसे नया अभियान क्यों कह रहे हैं। इसे नया क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ लक्ष्य नया है या तकनीक भी नहीं है? असल में दोनों ही बातें हैं। लक्ष्य नया इस मायने में है कि ये हेलियोस्फीयर का पहला ऐसा मिशन है जो पूरी सीमा का नक्शा बनाएगा ग्लोबली। ठीक है। लेकिन जो चीज इसे सचमुच नया बनाती है वो है इसकी तकनीक और वो वैज्ञानिक सवाल जो ये पूछ रहा है। IMAP में जो उपकरण लगे हैं वो पिछली पीढ़ी के मिशन जैसे IBEX था। हाँ, IBEX, इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर। हाँ, उससे कई ज्यादा आधुनिक हैं, एडवांस्ड हैं। अच्छा, जैसे कि किस तरह के उपकरण हैं इसमें और वो क्या नया बता पाएंगे जो IBEX नहीं बता पाया? देखिए, IMAP में ऐसे सेंसर लगे हैं जो ऊर्जावान तटस्थ परमाणुओं को, जिन्हें एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स या ENAs कहते हैं,
ENS। हाँ, उन्हें कहीं ज्यादा सटीकता से और बेहतर रेजोल्यूशन के साथ माप सकेंगे। ये ENS तब बनते हैं जब सौर हवा के गर्म कण हीलियोस्फीयर की सीमा पर मौजूद ठंडी अंतरतारकीय गैस के परमाणुओं से टकराते हैं। ओह। हाँ, और उनमें आवेश का आदान प्रदान होता है। तो ये कण तटस्थ परमाणु बन जाते हैं और सीधी रेखा में वापस हमारे सौरमंडल की तरफ आते हैं। तो ये ENS एक तरह से संदेशवाहक हुए जो दूर की सीमा से खबर ला रहे हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे आप अंधेरे कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी देखकर कमरे के आकार का अंदाजा लगाएं। वैसे ही वैज्ञानिक इन ENS की दिशा, उनकी ऊर्जा, उनकी संख्या, इन सब को मापकर हीलियोस्फीयर की जो अदृश्य सीमाएं हैं उनका नक्शा बना सकते हैं। और IMAP के बेहतर उपकरण मतलब ज्यादा साफ नक्शा। हाँ, ज्यादा विस्तार से, ज्यादा स्पष्टता से। और सिर्फ ये नहीं, IMAP सीधे सौर हवा को भी मापेगा, अंतरतारकीय माध्यम से आने वाले कणों को भी, और कॉस्मिक किरणों का भी अध्ययन करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दूर से नक्शा बनाना, ENA मैपिंग और पास में कणों का सीधे अध्ययन करना, ये इसे पिछले मिशनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। पहले क्या नहीं पता था जो अब पता चल सकता है? कई बड़े सवाल हैं। पहला तो यही कि हीलियोस्फीयर की असल शक्ल क्या है। क्या ये गोल बुलबुला है, या जैसे धूमकेतु की पूंछ होती है वैसी पूंछ बनाता है, क्योंकि ये अंतरतारकीय माध्यम में चल रहा है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं है। अभी पूरी तरह से नहीं, अलग अलग मॉडल हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि सौर हवा के कण हीलियोस्फीयर की सीमाओं पर कैसे त्वरित होते हैं, मतलब उनकी ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है। ये कण त्वरण, पार्टिकल एक्सेलरेशन, ये भौतिकी का एक बहुत बहुत मूलभूत सवाल है, जिसके जवाब शायद ब्रह्मांड में कई और जगहों पर भी लागू होंगे। और तीसरा, हमारा सौर मंडल इस वक्त जिस अंतरतारकीय बादल से गुजर रहा है, उसके साथ हीलियोस्फीयर का इंटरैक्शन कैसा है, क्या ये वक्त के साथ बदलता है? तो ये सिर्फ हमारे सौर मंडल की बाउंड्री नापना नहीं है, ये उन फिजिकल प्रक्रियाओं को समझना है जो वहाँ चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, और यही खोज शब्द का असली मतलब है आज के स्पेस मिशनों में। खोज का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता। अच्छा। बल्कि मापन करना, डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना, और उसके जरिए उन जगहों के जो नियम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको समझना होता है। IMAP क्या करेगा? वो अलग अलग उपकरणों से कणों को पकड़ेगा, उनकी ऊर्जा, दिशा मापेगा, दूर से आने वाले सिग्नल यानी ENAs का विश्लेषण करेगा, और इस सब से जो जानकारी मिलेगी उसे जोड़कर एक पूरी वैज्ञानिक तस्वीर बनाएगा। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, वैज्ञानिक जासूसी है, सुरागों को जोड़कर बड़ी पहेली हल करना। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा रोमांचक है पर जटिल भी लगता है। लेकिन अगर हम आम लोगों के नजरिए से देखें या पूरी मानवता के लिए इस तरह की खोज का क्या महत्व है? हम अपने सौर मंडल के इन बाहरी किनारों के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं आखिर? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो है मौलिक जिज्ञासा। इंसान हमेशा से जानना चाहता है कि ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं, हमारा घर कैसा दिखता है। ये जानना हमारी पहचान का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। दूसरा, इसके व्यावहारिक कारण भी हैं। जैसा हमने पहले कहा, हेलियोस्फीयर हमें खतरनाक कॉस्मिक किरणों से बचाता है। हाँ। इन किरणों की जो तीव्रता है वो सौर चक्र के साथ बदलती है, हेलियोस्फीयर की स्थिति के हिसाब से बदलती है। और ये कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। भविष्य में जब इंसान लंबे समय के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करेगा, मान लीजिए मंगल पर जाना है या उससे भी आगे, तो इन कॉस्मिक किरणों से बचाव एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हेलियोस्फीयर कैसे काम करता है, ये समझने से हमें इन खतरों का बेहतर अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है, और शायद उनसे बचाव के तरीके विकसित करने में भी। अच्छा। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि कॉस्मिक किरणों का पृथ्वी की जलवायु पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। हालांकि ये अभी रिसर्च का विषय है। तो ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि शायद पृथ्वी पर हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा हो सकता है। हाँ, संभव है। और इसके अलावा अपने हेलियोस्फीयर को समझना हमें ये अंदाजा लगाने में भी मदद करता है कि दूसरे तारों के चारों ओर जो एस्ट्रोस्फीयर होते होंगे वो कैसे हो सकते हैं। ओह, मतलब दूसरे सोलर सिस्टम्स? हाँ, क्या उन तारों के ग्रहों पर भी ऐसा ही कोई सुरक्षा कवच है? ये जानकारी उन ग्रहों की खोज के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है जहां जीवन की संभावना हो सकती है, मतलब एक्सोप्लैनेट रिसर्च के लिए। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो IMAP जैसे मिशन हमें हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस का संदर्भ देते हैं, हमारी सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हैं,
और सौरमंडल कैसे काम करता है ये समझने में मदद करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, नासा का IMAP मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये हमारे सौर मंडल का जो सुरक्षा कवच है, हेलियोस्फीयर, उसका पहला वैश्विक नक्शा बनाने जा रहा है। बिल्कुल। और ये वॉयेजर और आइबेक्स जैसे पिछले मिशनों से आगे बढ़कर नई पीढ़ी के उपकरणों का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेगा कि हेलियोस्फीयर की बनावट कैसी है, ये बाहरी अंतरतारकीय माध्यम से कैसे इंटरैक्ट करता है और यहाँ कणों की ऊर्जा कैसे बढ़ती है। एकदम सही कहा आपने। ये मिशन हमें दिखाएगा कि सौर हवा से बना ये विशाल बुलबुला कितना पेचीदा और कितना डायनामिक है, और बाहरी ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता कितना गहरा है। ये सिर्फ दूरी की बात नहीं बल्कि संपर्क और प्रक्रियाओं की समझ की बात है। ये वाकई में बहुत रोमांचक लगता है, और क्योंकि हमारे पास अभी मिशन के बिल्कुल शुरुआती दौर की ही जानकारी है, तो ये सोचना भी मजेदार है कि ये मिशन हमें किन अनएक्सपेक्टेड खोजों तक ले जा सकता है। जैसे वॉयेजर ने भी तो हमें चौंकाया था। हाँ, विज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। आप जब किसी चीज को पहले से कहीं ज्यादा बारीकी से देखते हैं तो आपको नई अप्रत्याशित चीजें पता चलती हैं। हो सकता है IMAP हेलियोस्फीयर की शक्ल के बारे में हमारी मौजूदा धारणाओं को ही बदल दे, या कण त्वरण के बारे में कोई बिल्कुल नई जानकारी दे दे, या फिर अंतर तारकीय माध्यम के साथ संपर्क का कोई ऐसा पहलू सामने ले आए जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। तो ये सिर्फ मौजूदा सवालों के जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि शायद ये नए सवाल भी खड़े करेगा। बिल्कुल। एक आखिरी विचार जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, अगर IMAP ये दिखाता है कि हमारा हीलियोस्फीयर हमारी उम्मीद से बहुत अलग शक्ल का है, या बाहरी माध्यम के साथ इसका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, तो इसका हमारे सौर मंडल के अतीत और भविष्य की समझ पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है। देखिए, हीलियोस्फीयर की कहानी हमारे सूरज और उसके आसपास का जो इंटरस्टेलर वातावरण है उसके इतिहास से जुड़ी हुई है। सही। इसकी सटीक समझ हमें ये जानने में मदद कर सकती है कि हमारा सौर मंडल अतीत में किन हालात से गुजरा है और भविष्य में बाहरी ब्रह्मांडीय प्रभावों का सामना कैसे करेगा। ये सिर्फ अंतरिक्ष का नक्शा बनाना नहीं है, बल्कि समय के साथ हमारी अपनी कहानी को समझना भी है। तो मतलब भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और हमारी अपनी ब्रह्मांडीय समझ के लिए ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से IMAP हमें हमारे सौर घर की बाहरी दीवारों और उसके पार देखने का एक नया नजरिया देगा। चलिए, आज की इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है सौर मंडल की सीमाओं की इस आने वाली खोज के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, उम्मीद है।